हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से थोड़ी ही देर पहले पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि रत्नागिरी पुलिस ने राणे को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रत्नागिरी कोर्ट लेकर जाया जाएगा, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले रंग की गाड़ी है और इस गाड़ी में नारायण राणे को लेकर जाया जा रहा है रत्नागिरी कोर्ट में, और वहां पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस ने नारायण राणे को अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया। जबरदस्त वहां जमावड़ा लगा है। जो उनके समर्थक हैं नारायण राणे के, और उनके बीच में से ही महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रही है रत्नागिरी, जहां रत्नागिरी कोर्ट में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, शाम 4 बजे का ही वक्त था जब बॉम्बे हाईकोर्ट में जो अर्जी थी अंतरिम जमानत के लिए वो दायर की जानी थी। अब देखना होगा उस पर क्या खबर है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रत्नागिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रत्नागिरी के संगमेश्वर में नारायण को पुलिस जो है वो रखेगी, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की। जबरदस्त समर्थक उनके साथ वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उनके समर्थकों के बीच से ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें रत्नागिरी कोर्ट में पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो हैं उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पुलिस अब उन्हें रत्नागिरी कोर्ट लेकर जा रही है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, शिव सैनिकों ने आज सुबह से ही 17 शहरों में नारायण राणे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। राजेश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। राजेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव। बिल्कुल, नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। रत्नागिरी संगमेश्वर की गोलवली से उन्हें उस वक्त हिरासत में लिया गया जब नारायण राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे और जगह जगह पर शिवसेना का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसी दरमियान संगमेश्वर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इसके बाद में चूंकि नासिक पुलिस ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी रत्नागिरी एसपी को, और उसके तहत रत्नागिरी एसपी खुद नारायण राणे से मिलने पहुंचे थे। लगभग आधे घंटे तक जो है रत्नागिरी एसपी उन्हें सारी जानकारी देते रहे। उसके बाद में नारायण राणे खुद अपनी गाड़ी में संगमेश्वर पुलिस स्टेशन गए, साथ में रत्नागिरी के एसपी मोहित गर्ग भी मौजूद थे। और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में वहां एक डायरी बाकायदा बनाई गई है, और उस डायरी की कॉपी इंडिया टीवी के पास भी मौजूद है, जिसमें आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि नारायण राणे को हिरासत में ले लिया है। राजीव, जरा 2-3 चीजें बताइए। एक तो ये कि प्रोटोकॉल का फॉलो करना होता है, यानी राज्यसभा से चूंकि वो सांसद हैं, इसलिए वेंकैया नायडू तक वो बात पहुंचानी होती है। ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, क्या वो फॉलो हुआ है? और 4 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी अंतरिम जमानत के लिए, उसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, प्रोटोकॉल का तो निश्चित तौर पर उल्लंघन हुआ है। शुरुआती तौर पर ये बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और राज्यसभा के सांसद हैं नारायण राणे। ऐसे में जिस तरह से आनंद फानंद में सरकार द्वारा आदेश केस दर्ज करने के बाद में उसके बाद में गिरफ्तारी की गई, कहीं ना कहीं राजनीतिक गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जिस तरह से शिवसेना नारायण राणे के समर्थक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राणे की गिरफ्तारी सिर्फ ये राजनीतिक दबाव में की जा रही है। जिस तरह से एक के बाद एक केसेस दर्ज किए जा रहे थे, जाहिर बात है कि अभी राणे इस पूरे मामले में अभी तक स्पष्ट बोले नहीं है, लेकिन उन्होंने सुबह एक बयान जरूर दिया था कि उन्हें आम नागरिक की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, जाहिर बात है कि उन्होंने सुबह अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। लेकिन प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया है। उन्हें अभी इस पूरे मामले में केंद्र सरकार तक इस बात की सूचना क्या दी गई कि किस तरह से नारायण राणे के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, क्या मामला बनता है, क्या उसके तहत नारायण राणे को तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं है। बहरहाल महाराष्ट्र के तहत डीजी हो, रत्नागिरी जो कोंकण रेंज के आईजी है, एसपी है, वो स्पष्ट तौर पर कैमरे पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजीव, मैं आपके पास वापस लौटता हूं इस वक्त। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। प्रवीण दारेकर, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, गिरफ्तारी हो गई है नारायण राणे साहब की, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सरकार को यह तो करना ही था। जिस दिन से नारायण राणे साहब की यात्रा शुरू हो गई, जन आशीर्वाद यात्रा, और जो प्रतिसाद इस यात्रा को मिल रहा था, मोदी साहब के प्रति लोगों का जो विश्वास और आशीर्वाद इस यात्रा के माध्यम से मिल रहा था,
उसकी जेलसी सरकार को थी, और कहा तो उसको अटकाना ही था, उसको रैली रुकाना उनका मकसद ही था, एक्शन प्लान था। और अभी ये राणे साहब के बयान का निमित्त करके उन्हें अरेस्ट किया है। दारेकर साहब, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा जो है वो संयमित होनी चाहिए, भाषा पर संयम रखना बहुत जरूरी है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, नहीं लगता आपको कि एक सीएम के लिए इस तरह के जो शब्दावली का प्रयोग किया गया वो शायद अवॉइड किया जा सकता था? नहीं, इसके बारे में हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब ने स्वयं स्पष्ट कहा है कि संयमित भाषा की जरूरत है, उसके बारे में हमारा दुमत नहीं है। संयमित भाषा चाहिए जिम्मेदार लोगों के पर, उसके बारे में कोई दोहराई नहीं। लेकिन इसी तरह की राज्य के मुख्यमंत्री ने भी लात मारो ऐसी भाषा की थी, वही समर्थनीय नहीं है। लेकिन नारायण राणे की इस वक्तव्य के बारे में हम समर्थनीय नहीं, लेकिन नारायण राणे साहब के साथ, इस जन आशीर्वाद यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ है, राणे साहब के साथ है, क्योंकि इस बयान के माध्यम से राजनीतिक माहौल करने का प्रयास जिस तरह शिवसेना और मविया कर रही है वह गलत है। तो जरा इसी सवाल का जवाब दे दीजिए दारेकर साहब कि शिवसेना ने यह क्यों किया, आपको लगता है? नहीं, शिवसेना ने यह जो बयान, जो महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है और 1.5 साल में किसी भी तरह ना कोविड कंट्रोल, ना जो पूरा परिस्थिति आई और ओवरऑल इंडस्ट्री, बेकारी, ये सब माहौल खराब हुआ है और सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा में मोदी साहब को आशीर्वाद देते वक्त इस आक्रोश, इस संताप का भी प्रतिबिंब आ रहा है, तो इसलिए सरकार के खिलाफ जा रहा है। नहीं तो जरा ये बता दीजिए प्रवीण दारेकर साहब कि आप भी ये मानते हैं जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने बात की है कि भाषा पे संयम रखना जरूरी है, यानी आप क्या बोल रहे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए था, ये आप भी मानते हैं कि उन्होंने गलत किया इस तरह का सीएम के लिए जो भाषा का उपयोग हुआ उसको लेके? नहीं, बराबर है, भाषा संयमित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कल्चर जो है वो इसी तरह की भाषा का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन यह निमित्त करके अगर आप पुलिस के माध्यम से दंडेलशाही करेगी वो भी समर्थनीय नहीं है। और इसी तरह के राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जो भी भाषा की थी उसके ऊपर भी इसी तरह की प्रतिक्रिया वातावरण नहीं हुआ। मतलब कानून सबके लिए शरीका रहता है। जब मुख्यमंत्री महोदय ने लात मारता था इसी तरह की भाषा की, तभी भी वो कल्चर की बात आगे आना चाहिए था, वो नहीं आई। अभी खाली राणे साहब के यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आशीर्वाद मोदी साहब के कार्यों के ऊपर, कारकिर्द के ऊपर मिल रहा है, उससे सोचा समझा यह प्लान करके इस यात्रा को रोकना नहीं। मैं पर आप ही की बात को प्रवीण साहब आगे बढ़ाता हूं। आप कह रहे हैं प्रतिसाद मिल रहा है इस जन आशीर्वाद यात्रा को, लेकिन नहीं लगता आपको इस तरह का बयान से वो विघ्न आएगा, अब उसमें अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है? नहीं, यात्रा में तो विघ्न नहीं आएगा। ये यात्रा मोदी साहब के आशीर्वाद से है, यात्रा तो शुरू ही रहेगी। इसी तरह का बयान अभी देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया है, तो यात्रा शुरू रहेगी। और इसी तरह के बयान का समर्थन नहीं, लेकिन राणे साहब हमारे नेता है, मंत्री है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। पुणे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आप आगे क्या करने वाले हैं जरा ये भी बताइए। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, उसका क्या हो रहा है? और दूसरा कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जब कैबिनेट मिनिस्टर की गिरफ्तारी इस तरह से करनी हो, वेंकैया नायडू साहब को बताना होता है क्योंकि राज्यसभा के सांसद भी हैं, क्या वहां पर भी रूल को फॉलो नहीं किया गया, आपको ऐसा लगता है? जब माइंड प्रेजुडाइज रहता है तभी ऐसे सब नियम, संविधान, घटना, सब कानून ठुकराया जाता है और उसी तरह का वातावरण है। क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उनके सभापति, उपराष्ट्रपति के परमिशन की आवश्यकता है। वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनका प्रोटोकॉल, उनके लिए कुछ विशेषाधिकार है, उसका रक्षण करने की जिम्मेदारी है ही। तो मुझे लगता है वारंट भी अटक क्यों कर रहे हैं, किसी वजह से उसका कोई भी रीजनिंग दिया नहीं। कारण पूछ रहे थे हमारे लोग, पूछा नहीं। पहला अरेस्ट, बाद में कारण
तैयार करने का काम है। इसका मतलब इनका मकसद क्या है वो स्पष्ट होता है। नहीं, 17 जगहों पर आज जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे शिवसैनिक जबरदस्त तरीके से। अब बीजेपी के कार्यकर्ता हमें नजर आ रहे हैं पुणे में, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें आप रोकेंगे ये करने के लिए कि आप हिंसा ना करें? ये देखो, शांतता का आह्वान हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया, ये है शांतता रखो, संयम रखो, ये ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के ऊपर हमला करेगा और भारतीय जनता पार्टी चुप बैठेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे नहीं, पर हिंसा का जवाब प्रवीण साहब हिंसा नहीं हो सकता ना। आपको तो समझाने की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। लोग प्रति हिंसा नहीं करेंगे, मैं हिंसा की बात नहीं किया, लेकिन जो हमला करेंगे उसको रोकने का तो प्रयास कर। चलिए प्रवीण दारेकर साहब, आपने इंडिया टीवी से बात की, शुक्रिया आपका। और इस बीच आपको बता दें, नारायण राणे की शिवसेना से प्रधानमंत्री से शिवसेना ने शिकायत की है। शिवसेना ने नारायण राणे को बर्खास्त करने की मांग की, बाकायदा चिट्ठी लिखकर शिवसेना के जो एमपी हैं विनायक राउत, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बर्खास्त करने की मांग की है, साथ ही साथ शिकायत भी की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना नेता विनायक राउत जी। सर, नारायण राणे ने जो कुछ भी कहा उस पर प्रधानमंत्री को आपने चिट्ठी लिखी? हाँ, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के बारे में जिस तरह के शब्द का उपयोग करके जो कहा उसका तो हम निंदा की, लेकिन एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री है, इस जिम्मेदारी से उन्होंने संभाल कर बात करने की आवश्यकता है। और ऐसे न करते हुए भी उन्होंने कान के नीचे थप्पड़ लगाऊंगा ऐसी जो बात की, ये सारा केंद्रीय मंत्री पद जो संभाल रहे ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं दे रहा है। शोभा तो छोड़िए कि उस पद को न्याय देने के लिए काबिल नहीं है। इसीलिए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने नारायण राणे का इस्तीफा लेना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो उसको मंत्रिमंडल से हकाल देना चाहिए। ऐसी शिकायत मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जी के पास की कि नरेंद्र मोदी साहब का जन आशीर्वाद यात्रा के पीछे जो उद्देश्य था कि गरीब लोगों में जाए, उनकी कुछ समस्या है वो जो उसकी जांच ले, उनकी कुछ तकलीफें हैं वो सुने, कुछ बढ़ती हुई महंगाई हो, कुछ डीजल पेट्रोल के भाव हो, बेरोजगारी हो, ये सारे जो समस्या है उनकी जानकारी लेकर ही फिर दिल्ली में आ जाइए। ऐसे इस उद्देश्य से आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने ये सारे मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा पे भेजा। लेकिन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की भावना या आदेश था उसको ध्यान न लेते हुए नारायण राणे ने जिस लापरवाही से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के बारे में बयान किया, वो उसके बारे में मैं जब शिकायत आज ही उनके पास आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के पास की, तो मुझे गर्व है कि इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने मेरे शिकायत के ऊपर ध्यान देकर मुझे बराबर उनके ऑफिस से 2:26 पे तुरंत फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत मिली है, मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन आपकी शिकायत अमित जी शाह जी के पास करें, गृह मंत्री हैं उनके पास से करें, मैं उन्हें आपकी कंप्लेंट भेज देता हूँ। और वहाँ पे इस मामले के बाद भी आज भी नारायण राणे उस अपनी बात पे काम है और कई जगह बीजेपी और शिवसेना के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प भी हुई है। हम नारायण राणे को महत्व नहीं देना चाहते हैं। हमें चिंता है कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में काम करने वाले एक जिम्मेदार मंत्री के नाते से उन्होंने कैसा उनका बर्ताव है, उसके वजह से नरेंद्र मोदी साहब का जो इमेज खराब हो रही है, देश का नाम बदनाम हो रहा है, इसकी मुझे चिंता ज़्यादा है। नारायण राणे एक्चुअली उसका अगर भूतकाल देखे तो सबको मालूम है, एक मुर्गी काटने वाला और किनका इनकम टैक्स में क्लास 4 की नौकरी करने वाला, उसको बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन आखिर उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव जाने वाला नहीं, उसका हम चिंता बिल्कुल नहीं करते। ऐसा 10 नारायण राणे भी हमारे साथ आए तो भी शिवसेना का मुकाबला हो नहीं सकता है और कर नहीं सकता है। हम दिखा देंगे नारायण राणे जैसे पनवती आदमी को आपके पास लेने के बाद भाजपा का ही नुकसान महाराष्ट्र में होगा, ये हम दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा होर्डिंग भी लगे थे मुर्गी चोर करके, केंद्रीय मंत्री को मुर्गी चोर कहना, ये भी थोड़ा अजीब बात है।
नहीं, वैसा नहीं, वो उनका काम है। मैं अभिमान से बताता हूँ, आज मैं सांसद था, लेकिन उस वक्त मैं दादर के फुटपाथ पे बैठकर कब्बशी बेचता था। तो नारायण राणे को क्या शर्म आनी चाहिए, बोलना चाहिए उन्हें, हो हाँ मैं मुर्गी बेचता था, हाँ मैं कुछ काला यानी थिएटर में आड़ा टेढ़ा करके टिकट बेचता था, बोलना चाहिए ना, उसमें डर क्या है। हम सच्चाई दिखाइए। उनके बेटा भी कह रहे हैं कि शेर की मांद है, हमारे घर के सामने शिवसैनिक आने की कोशिश ना करें, ये शेर की मांद है। नारायण राणे और उसके बेटे अभी शेर नहीं है, वो चूहे बने हैं, और चूहे के बंगले में रहने वाले लोग हैं। शिवसेना से लड़ने की उन्होंने बातें तो छोड़ना ही चाहिए। आप धमकी दे रहे हैं कि हमारा सरकार ऊपर है, लेकिन हमारा विश्वास आदरणीय पंतप्रधान जी के ऊपर है। ऐसे बदतमीज आदमी को वो तुरंत मंत्रिमंडल से हकाल देंगे, ये मुझे भरोसा है। आखिर में एक सवाल, प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिलवाया कि आप गृह मंत्री से इस बात की शिकायत करें। हाँ, मैं उनके शिकायत करूँ, मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ, उनके पास शिकायत करूँगा और अपॉइंटमेंट भी मांगूंगा। हो सकता है तो आज मुलाकात आदरणीय गृह मंत्री जी की भी मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना नेता और शिवसेना सांसद विनायक राउत साहब इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनायक राउत साहब, जो चिट्ठी आपने प्रधानमंत्री को लिखी है, आपने अभी कुछ देर पहले हम आप ही को सुन रहे थे, आपने ये कहा है कि अच्छा रिस्पांस आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मिला है। हाँ, यस, मैं अभिमान से कहूंगा कि 15-20 मिनट के अंदर मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से रिप्लाई मिला, तो मैं गर्व करता हूँ कि ऐसे पंतप्रधान अपने देश में हैं और भविष्य में जो भी ऐसी बदतमीजी करने वाले जो मंत्री उनके मंत्रिमंडल में रहेंगे, उनके तरफ ऐसे वो ध्यान देकर उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। विनायक राउत साहब, अभी मैं प्रवीण दारकेट साहब से बात कर रहा था, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब का जिक्र किया कि दोनों ने कहा है, बीजेपी ने कहा है कि ये बीजेपी की तरफ से नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं बयान का। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको आश्वासन मिल रहा है, तो नहीं लगता आपको यहां बात खत्म हो जानी चाहिए? 17 जगहों पर सुबह से शिवसैनिक आज प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, बात तो खत्म करने के लिए हम कुछ बढ़ाने की इच्छा में तो है ही नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को चिंता है कि महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल में आ जाए, तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे बना रखे और जो भी महाराष्ट्र का काम चल रहा है वो अच्छी तरह से चले, इसके ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ध्यान देकर काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में शांति होनी चाहिए। जी, चलिए, आपने अच्छी बात ये कही है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए विनायक राउत साहब आपका। और यहां छोटा सा ब्रेक के बाद संबित पात्रा की बात सुनाएंगे आपको, सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर किस तरह से हमला किया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।